हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करते हैं? इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते कौन से? देखिए, इस सीरीज में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट को कवर करते हैं। देखिए, सिंपल सा फंडा है इसके पीछे। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी क्लास हो, चाहे वो आपकी 10th क्लास हो, चाहे आपकी वो 12th क्लास हो, चाहे आपका वो हिंदी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, साइंस हो या मैथमेटिक्स हो या फिर एसएसटी हो, हर सब्जेक्ट में 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो सब्जेक्ट के उस कंसेप्ट से जुड़े होते हैं, उसके बेसिक थीम से जुड़े होते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो 75% क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं 30% टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमने इस सीरीज में इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर किया है। उसके बाद बात आती है सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की। सेकंड टाइप के वो क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। हर चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में हर बार दिखाई देंगे। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ क्वेश्चंस है जो हर बार आ रहे हैं। लिटिल बिट उनकी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको भी हमने इंक्लूड किया है। उसके बाद थर्ड टाइप के वो क्वेश्चंस जिनको आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हो। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? देखिए, जब चैप्टर को इंक्लूड किया जाता है एनसीईआरटी की बुक में, तो कुछ ना कुछ मोटिव जरूर होता है कि भाई हमें ये चीज़ है, ये कंसेप्ट है, वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। स्टूडेंट्स को ये सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, ये मैसेज वहां तक पहुंच जाना चाहिए। तो वो जो मैसेज से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो ओपन एंड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो उन क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया क्योंकि जो लेटेस्ट आपका सीबीएसई का पैटर्न है उसमें इन क्वेश्चंस को भी अच्छी खासी वेटेज दी जाती है। तो ये एक आपकी फुल प्रूफ सीरीज रहेगी, यानी कि अगर आप इस सीरीज के थ्रू कंप्लीट रिवीजन करते हो तो आप 95% या उससे प्लस इजीली स्कोर कर पाओगे। हाँ, थोड़ा बहुत जो आपको एक्स्ट्रा करना वो है 1 मार्कर क्वेश्चन है, उनके ऊपर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हो। आज हम क्या करेंगे? आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज पावर शेयरिंग। हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम में आपका टोटल सिलेबस हो चुका है। इंग्लिश मीडियम के कुछ चैप्टर्स रहते हैं जिनको हम विद इन 1 मंथ कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा पावर शेयरिंग। छोटा सा आसान सा चैप्टर है जिसमें इस कंसेप्ट को कवर किया गया कि व्हाट इज पावर शेयरिंग एंड व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग है क्या और पावर शेयरिंग हमें क्यों चाहिए? इसके लिए 2 केस स्टडी ली गई है। पूरे चैप्टर में बात की गई है बेल्जियम की, बात की गई है श्रीलंका की, ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से कवर हो पाए। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन की, जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें देखिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी इन बेल्जियम। बेल्जियम में जो मेजोरिटी ग्रुप है वो कौन सी लैंग्वेज को बोलता है? देखिए, बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे 3 लैंग्वेजेस आर देयर। वहाँ पे डच हैं, डच स्पीकर हैं, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर है, वहाँ पे जर्मन स्पीकर है, और वहाँ पर जो मेजोरिटी लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक ग्रुप जो मेजोरिटी में है वो है डच। ओके, यानी कि डच लैंग्वेज है वो मेजोरिटी के द्वारा बोली जाती है। नियर अबाउट 59% जो लोग हैं वहाँ पर वो डच स्पीकर है, 40% वहाँ पर फ्रेंच स्पीकर है, और रेस्ट ऑफ द 1% है वो वहाँ पर जर्मन स्पीकर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी वॉज मोर वेल्दी एंड पावरफुल इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सी कम्युनिटी है जो ज़्यादा पावरफुल या वेल्दी थी? इट वॉज द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर कम्युनिटी। ओके, सारा झगड़ा, दंगा, फसाद वो यहीं से शुरू हुआ था, बिकॉज इन मेजोरिटी डच स्पीकर वर देयर, डच स्पीकर वो मेजोरिटी में थे, बट माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर वॉज कंपेरेटली मोर पावरफुल एंड मोर वेल्दी। वो ज़्यादा पावरफुल थी, ज़्यादा वेल्दी थी, और उसी को लेकर के उनमें तनातनी हो जाती है। ओके, उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ ये हमें बताना है। इन 1948, यानी कि हमारी आज़ादी के ठीक 1 साल के बाद। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है ये हमें बताना है। हिंदी में बोलते हैं इसको बहुसंख्यकवाद। ओके, when the majority community rules according to itself and does not respect the need and wishes of the minority community, it is called majoritarianism. Okay, यानी कि जब majority community है that rules according to itself or according to its desire,
कि जो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार वो रूल करती है एंड इग्नोर्स द नीड्स एंड विशेज ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इट इज़ नॉन एज द मेजोरिटेरियनिज्म इसको बोला जाता है। यानी कि जो भी मेजोरिटी, जैसे हमने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका में क्या था, जो सिंहलीज कम्युनिटी थी उन्हें लगा कि भाई तमिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे ना, जो हमें अच्छा लगेगा वो करेंगे। ओके, तो इसे हम मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं। ओके, व्हेन द मेजोरिटी कम्युनिटी रूल्स अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ एंड डज नॉट रिस्पेक्ट द नीड एंड विशेज ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, इट इज़ कॉल्ड मेजोरिटेरियनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लास्ट 10 ईयर्स के एग्जाम की बात करें तो ट्वाइस या थ्राइस आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 5th क्वेश्चन है 1 मार्कर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। व्हाट आर द 2 मेन लैंग्वेजेस इन बेल्जियम? बेल्जियम की 2 मेन लैंग्वेजेस कौन सी है? तो वो हैं फ्रेंच एंड डच। इसके अलावा जो 3rd लैंग्वेज है दैट इज़ द जर्मन। यहाँ पे 59% डच स्पीकर हैं एंड 40% आर द फ्रेंच स्पीकर एंड रेस्ट ऑफ द 1% जर्मन स्पीकर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 1 मार्कर में रहेगा। नेम द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 7th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में। 7th क्वेश्चन हमें दिया गया, नेम 2 ग्रुप्स ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। श्रीलंका के 2 ग्रुप्स की हमें बात करनी है, 2 ग्रुप्स हमें बताने हैं। सो 2 ग्रुप्स आर द, श्रीलंका में किसके, तमिल्स के 2 ग्रुप बना रहे हैं। ओके, यानी कि 2 ग्रुप है वो हमें बताने हैं, तो वो हैं श्रीलंकन तमिल्स एंड द इंडियन तमिल्स। देखिए अब वहाँ की अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे देयर आर द 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप है, वहाँ पर भी 2 भाषा के आधार पे ग्रुप बने हुए। सिंहलीज है 74%। ओके, उसके बाद 18% वहाँ पर तमिल्स है, 18% आर द तमिल स्पीकर्स। ये जो तमिल स्पीकर्स हैं इनके 2 सब ग्रुप्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स 13% एंड इंडियन तमिल्स 5%। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। 8 जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वर मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम बिटवीन 1970 एंड 1993? क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि भाई बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 1970 से 1993 के बीच में कितनी बार उसमें चेंज किए गए, कितने अमेंडमेंट्स हुए? सो 4 टाइम्स। ओके, 4 अमेंडमेंट्स हुए। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार इस चैप्टर में से आपके लास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। आई थिंक 5-6 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बिटवीन द 1970 एंड 1993 4 टाइम्स द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड, 4 बार उसको अमेंड किया गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। 9th क्वेश्चन को देखिए। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द 3rd टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम? बेल्जियम में जो 3rd टाइप की गवर्नमेंट कौन सी है? तो 3rd टाइप की गवर्नमेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। दैट इज़ ए डिफरेंट टाइप ऑफ ए गवर्नमेंट, वी डोंट हैव दिस टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे नहीं होती। वहाँ पे क्या दिया गया है कि देयर इज़ ए 3rd टाइप ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ के जो लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं दे कैन चूज़ देयर ओन कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे जर्मन्स अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, डच स्पीकर अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, वहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं एंड द डिसीजंस रिगार्डिंग द लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन एट्सेट्रा आर टेकन बाय द कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखिए यूनिक सा फीचर है वहाँ पे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज सिंहला लैंग्वेज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका? श्रीलंका में सिंहला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था, जहाँ से सारा मसला शुरू होता है वहाँ पे। सो इट वाज डिक्लेयर्ड इन 1956। 1956 में कह दिया कि भाई अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आपको हायर एजुकेशन आपको रिसीव करनी है तो सिंहला लैंग्वेज के साथ जाना पड़ेगा। एंड दस दे इग्नोर द तमिल स्पीकर्स को इग्नोर कर दिया गया था, और यहाँ से सारा विवाद शुरू होता है कि भाई हमारे ऊपर तो ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। हमने ऐसी गलती नहीं की थी। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद बात करें तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। वी हैव द 22 लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारे देश में ऐसा है। वहाँ पे उन्होंने गलती कर दी, और गलती कर दी तो उसका उन्हें जो बी पे बैक था वो चुकाना पड़ा था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया। 11th क्वेश्चन को देखिए। 11th हमारा क्वेश्चन है, विच रिलीजन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल रीजन ऑफ श्रीलंका? किस धर्म को श्रीलंका का ऑफिशियल रीजन डिक्लेयर किया गया था, ये हमें बताना है। दैट वाज द बुद्धिज्म। वहाँ पे देखिए जो सिंहला स्पीकर्स है, 74% पीपल आर द सिंहला स्पीकर्स एंड मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकर्स आर द बुद्धिस्ट है। तो उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म की गवर्नमेंट थी, बहुसंख्यकवाद था, तो उनको जो अच्छा लगा वो करते गए। क्वेश्चन नंबर 12th है, दैट इज द लास्ट 1 मार्कर क्वेश्चन। सिविल वॉर क्या होता है? व्हाट इज सिविल वॉर?
वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज और ग्रुप्स इन ए कंट्री इज नोन एज द सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है? एक ही कंट्री के दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो वायलेंट कन्फ्लिक्ट होता है, जो हिंसा होती है, जो मारपीट होती है, जो खून खराबा होता है, वो सिविल वॉर होता है। ओके, जैसे देखिए श्रीलंका में जो हुआ था सिंहला और तमिल के बीच में, दैट वाज ए सिविल वॉर। ओके, अफगानिस्तान में क्या हुआ था? दैट वाज आल्सो ए सिविल वॉर। दो ही कम्युनिटी थी, आपस में उलझ गई थी। ओके, तो सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज और ग्रुप इन ए कंट्री इज नोन एज द सिविल वॉर। ओके, तो ये थे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 and 3 मार्कर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से इस चैप्टर में से। तो इसमें देखिए 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, राइट अ नोट ऑन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन के बारे में बताना है। एथनिक कंपोजिशन को बोलेंगे कि यहाँ की जो बनावट कैसी है, किस प्रकार से डोरियाँ यहाँ पे उलझी, वो हमें बताना है। तो हिंदी में इसको निर्जातीय बोलते हैं। इसको हम कल्चरल कंपोजिशन भी बोल सकते हैं कि वहाँ पे किस टाइप से लोग डाइवर्स हैं, वो हमें बताना है। ओके, तो देखिए बेल्जियम, सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप का एक छोटा सा देश है विद पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। ओके, ऑलमोस्ट हरियाणा की पॉपुलेशन वो 2.5 करोड़ के आसपास है, तो उसके आधी भी नहीं है यहाँ पे। ओके, सो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप विद ए पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़ एंड द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। काफ़ी उलझा हुआ ताना बाना है। हालांकि इंडिया से कंपेयर करें तो भाई इतना भी नहीं उलझा है, लेकिन वैसे जनरली देखें तो यहाँ का एथनिक कंपोजिशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। 59% पीपल लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड दीज आर द डच स्पीकर। यहाँ देखिए 59% जो लोग हैं, दीज आर लिविंग इन द फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन है उसमें रहते हैं, और दीज आर द डच स्पीकर, नॉर्थ में रहते हैं। ओके, नीदरलैंड की साइड में देखिए, नीदरलैंड है, वहाँ की लैंग्वेज है डच। तो वहाँ बेल्जियम का जो पार्ट नॉर्थ में है, वहाँ पे डच स्पीकर रहते हैं। कितने परसेंट है? 59%। इट मीन्स दैट द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर द डच स्पीकर्स। ओके, द अदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड दीज आर द फ्रेंच स्पीकर। ये फ्रेंच स्पीकर है जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं। 1% बेल्जियंस आर द जर्मन स्पीकर्स, और जो रेस्ट ऑफ द 1% है वो जर्मनी की लैंग्वेज यानी कि जर्मन लैंग्वेज है वो बोलते हैं। ओके, यहाँ देखिए कि 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप आर देयर। 59% पीपल, these are the Dutch speaker and living in the Flemish region. 40% people are the French speaker and these are living in the Wallonia region. And 1% people are the German speakers and they are living on the eastern part. Okay. उसके बाद यहाँ पे तो ताना बाना ऐसा है। उसके बाद देखिए कि जो ब्रुसेल्स है, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम, वहाँ पे कुछ हो रही है। इन ब्रुसेल्स, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, 80% पीपल आर द फ्रेंच स्पीकर वाइल द 20% पीपल आर द डच स्पीकर। देखिए जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स आर इन द मेजोरिटी एंड डच स्पीकर आर इन द माइनॉरिटी। वाइल इन द कंट्री की अगर बात करें तो वहाँ पे डच स्पीकर है वो मेजोरिटी में, जबकि फ्रेंच स्पीकर है वो माइनॉरिटी में। सो ये हमें इतना ही बताना है कि वहाँ का एथनिक कंपोजिशन क्या है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। हमें सेम कहानी श्रीलंका की भी बतानी कि श्रीलंका में क्या कुछ है, ताना बाना कैसा है वहाँ का। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन साउथ ऑफ इंडिया विद ए डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़। यानी कि यहाँ पे भी देखिए जो पॉपुलेशन है दैट इज लेस देन हरियाणा टोटल पॉपुलेशन। हरियाणा की पॉपुलेशन से कम रह जाती है यहाँ की भी। सो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन साउथ ऑफ इंडिया विद ए डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 2 करोड़। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर, यहाँ पे भी मेजर जो सोशल ग्रुप या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात करें, दीज आर द सिंहला स्पीकर्स। 74% पीपल आर द सिंहला स्पीकर्स वाइल 18% पीपल आर द तमिल स्पीकर्स। यहाँ पे 18% लोग हैं वो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं, 74% लोग हैं वो सिंहला लैंग्वेज को बोलते हैं। एंड तमिल्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 सब ग्रुप्स। तमिल्स है वो 2 सब ग्रुप में, 2 छोटे ग्रुप में बंटे हुए हैं। श्रीलंकन तमिल्स 13% आर द श्रीलंकन तमिल्स, दीज आर द नेटिव तमिल्स। नेटिव मतलब वो वहीं के लोग हैं। And Indian Tamils, 5% people in Sri Lanka are the Indian Tamils, and these are the people who migrated from India as a plantation worker during the British rule या फिर during the colonial period। देखिए 5% है वो Indian Tamils है। कौन से वो? Those who migrated from India to Sri Lanka as a plantation worker during the colonial government। colonial जो period था उसमें वो वहाँ से वहाँ चले गए थे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ताना बाना है वो काफ़ी उलझा है। इसके साथ साथ कुछ और भी उलझा हुआ है। अगर रिलीजन के बेस पे बात करें, मोस्ट ऑफ द सिंहलीज आर द बुद्धिस्ट। ज़्यादातर जो सिंहलीज है वो बुद्धिस्ट है।
बौद्ध धर्म को मानते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर द हिंदू और मुस्लिम्स हैं, अबाउट 7% क्रिश्चियंस आर ऑल्सो देयर हु आर बोथ तमिल्स एंड सिंहलीज। इसके साथ देखिए यहाँ पे क्रिश्चियंस भी है जो कि तमिल स्पीकर भी है और सिंहली स्पीकर्स भी है, दोनों भाषाएं बोलते हैं लेकिन है वो क्रिश्चियन। तो इस टाइप से यहाँ का भी जो एथनिक कंपोजिशन है दैट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया कि व्हाई डिड द तमिल कम्युनिटी इन श्रीलंका फील एलिनेटेड। कि वहाँ देखिए जो तमिल जो लोग थे वो एलिनेटेड फील करते हैं। एलिनेटेड मतलब अलगाव, उन्हें लगने लग गया था कि भाई श्रीलंका तो हमारा देश ही नहीं है। ऐसा क्या हुआ था कि वो बस ये कहने लग गए थे कि हमें अपना अलग से कंट्री बनाना है, ये करना है, वो करना है, लाइक दैट। ऐसा क्या हुआ था ये हमें बताना है। ओके, व्हाई डिड द तमिल कम्युनिटी इन श्रीलंका फील एलिनेटेड। तो देखिए द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडोप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजर पॉलिसी मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिंहलीज सुप्रीमेसी। देखिए वहाँ पे क्या किया था, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी दे अडोप्टेड ए सीरीज ऑफ द मेजर पॉलिसी टू एस्टेब्लिश सिंहलीज सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, यानी कि उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म के साथ वो गए तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जो कदम उल्टे पड़ गए थे। ओके, कौन कौन से वो ऐसे स्टेप्स थे। फर्स्ट देखिए, इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus bypassing or ignoring the Tamil language. देखिए in 1956 they declared Sinhala as their only official language and they ignored the Tamils. तमिल्स को उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो यहाँ से बात बिगड़नी शुरू हो गई। आफ्टर दैट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट वुड प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। उसके बाद एक और अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दे डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट वुड प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे। दस दे इग्नोर द हिंदूज, मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियंस को उन्होंने इग्नोर कर दिया। ओके, इसके साथ साथ द गवर्नमेंट फॉलोड पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहलीज अप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी एडमिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। इसके साथ साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को लेके आए कि जिससे कि सिंहलीज कम्युनिटीज़ है उनको फेवर किया जा सके, किसमें, गवर्नमेंट जॉब में एज वेल एज इन द यूनिवर्सिटी एडमिशन। यहाँ से भी उनको लगने लगा कि भाई सब जगह पे हमें तो पीछे छोड़ दिया गया। दीज डिसीजंस ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स एंड दैट लेड टू द सिविल वॉर। उसके बाद वहाँ पे कुछ टाइम के बाद सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो वो कुछ स्टेप्स थे जिनके बाद सारी बात बिगड़ जाती है। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स थे जिन्हें हमें याद रखना है कि किस तरीके से श्रीलंकन तमिल्स थे दे फेल्ट इग्नोर्ड इन श्रीलंका। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शॉर्ट आंसर टाइप। देखिए इसमें 2 और 3 मार्कर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। व्हाट वर द 3 डिमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स की 3 डिमांडें कौन सी थी हमें बताना है। फर्स्ट वन वाज द रीजनल ऑटोनॉमी, कि व्हेन दे फेल्ट दैट दे आर इग्नोर्ड, जब उन्होंने फेल्ट किया कि दे वर बीइंग इग्नोर्ड, कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, दे डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी फॉर द तमिल रीजन्स। उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड की तमिल रीजन्स की। रीजनल ऑटोनॉमी क्या होती है कि उन्होंने डिमांड की कि सम पावर्स शुड बी गिवन टू देम सो दैट दे कैन रन देयर ओन गवर्नमेंट। कि जैसे बेल्जियम में हुआ था, बेल्जियम में क्या हुआ था, मेनी पावर्स वर टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, जो वहाँ की रीजनल गवर्नमेंट थी उसको दे दिया गया था कि वो अपना पकाएं खाएं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे क्या था कि श्रीलंकन तमिल्स दे डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी फॉर द तमिल स्पीकिंग एरियाज़ के लिए उन्होंने डिमांड कर दिया कि भाई हमें कुछ राइट्स दे दीजिए सो दैट वी कैन रन आवर ओन गवर्नमेंट इन आवर ओन वे। ओके, तो वो डिमांड की थी, यानी कि सारे राइट्स नहीं कहा था, कुछ राइट्स की उन्होंने डिमांड की थी। उसके बाद इक्वालिटी इन द जॉब एंड एजुकेशन, जॉब्स एंड एजुकेशन में इक्वालिटी उनकी सेकंड डिमांड थी। जैसा कि हमने देखा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट फेवर द सिंहलीज in university admissions and in the government jobs. So their second demand was the equality in the jobs and education. Okay, उसके बाद थर्ड जो उनकी डिमांड थी, तमिल लैंग्वेज शुड ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग साइड द सिंहलीज लैंग्वेज, कि सिंहली लैंग्वेज है उसके साथ साथ तमिल लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। 3 डिमांड थी उनकी, रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वालिटी इन जॉब्स एंड एजुकेशन, तमिल लैंग्वेज शुड ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग साइड द सिंहली लैंग्वेज। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको हटा दो, उन्होंने कहा कि तमिल को भी वही स्टेटस दे दो जो सिंहली लैंग्वेज को दिया है। ओके, तो ये उनकी 3 डिमांडें थी।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन। यहाँ पे इस चैप्टर में से हमारे बनेंगे 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। देखिए पावर शेयरिंग है वो डिजायरेबल क्यों है, व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की हमें ज़रूरत क्यों होती है। ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही चैप्टर हमें बता रहा है, जो मेन मैसेज है वो ये चैप्टर देने की कोशिश कर रहा है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होती है। देखिए पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द chances of conflicts between the social groups. Power sharing is very important to reduce the chances of the social conflicts. As we have seen in the Sri Lankan case, हमने क्या देखा, वहाँ पे जो conflicts थे उसका मेन रीज़न क्या था, lack of power sharing. What we have seen in Belgium कि वहाँ पर भी पहले इस टाइप का ही कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बन रही थी, तो वो क्यों हो रहा था, lack of power sharing. Okay, so we need power sharing टू अवॉइड द सोशल कन्फ्लिक्ट्स। सोशल कन्फ्लिक्ट्स जो आपस में झगड़ा होता है उसको अगर टालना है तो वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग, हमें करनी होगी। सेकंड है टू अवॉइड द सोशल कन्फ्लिक्ट्स, तो यही हो गया सोशल कन्फ्लिक्ट्स यानी कि पहला हो गया। उसके बाद सेकंड है टू अवॉइड द वायलेंस एंड द राइट्स। सोशल कन्फ्लिक्ट्स जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं दैट कैन लीड टू द राइट्स, दैट कैन लीड टू द वायलेंस, एज वी हैव सीन इन द श्रीलंका में भी हमने यही देखा कि पहले तनाव था, तनातनी थी, बात बिगड़ गई, लोग लठ लेकर के आ गए। ओके बात खून खराबे तक चली गई, लाखों लोग मारे गए थे वहाँ पे। सो इफ़ वी वांट टू अवॉइड वायलेंस और राइट्स इन एनी सोसाइटी वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग होगी तो वहाँ पर इस प्रकार के तनाव, लड़ाई झगड़ों के चांसेस कम हो जाते हैं। टू प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ द कंट्रीज, समटाइम्स लैक ऑफ पावर शेयरिंग कैन लीड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्रीज। टुकड़े भी हो सकते हैं, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ द श्रीलंका, बेल्जियम में इस टाइप की नौबत एक बार तो आ गई थी। यूगोस्लाविया में क्या हुआ है वो इसी तरीके से हुआ था कि कुछ कम्युनिटीज़ को लगा कि भाई हमारा तो अलग ही हम चलते हैं, ठीक। तो टू अवॉइड और टू प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ द कंट्रीज वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग। टू प्रिवेंट डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, समटाइम्स इफ़ यू इग्नोर द अदर कम्युनिटीज़ को अगर हम इग्नोर करना शुरू कर दें तो भी क्या होगा, सोसाइटी में डिवीज़न हो जाएगा, बंट जाएंगे, ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। ओके सो इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट द डिवीजन ऑफ द सोसाइटीज़ वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करनी होगी। देखिए आप देखिए घर में देखिए या क्लास में देख लीजिए, अगर कहीं पे एक ग्रुप का फेवर किया जाएगा तो हो सकता है दूसरा ग्रुप बोले ना, लेकिन ग्रुप तो बन जाएंगे ना, वो चीज़ें, वो इन्वायरमेंट है वो नहीं रहेगा। ओके टू कीप द पीस, अगर हमें शांति बनाए रखनी है इन ए पर्टिकुलर स्टेट, इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी, इन ए पर्टिकुलर कंट्री वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग। उसके लिए भी हमें सत्ता की साझेदारी करनी पड़ेगी ताकि सारे लोग मिलजुल के रह पाए, कोई ये ना कहे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके सो टू मेंटेन द पीस, टू कीप द पीस वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग। इसके लिए भी सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग है वो करने की ज़रूरत होती है। फॉर इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री we need to do the power sharing. If there is no power sharing it means that many parts of the society कह सकते हैं कि some parts of the societies they are lagging behind, वो they are lagging behind, वो पीछे रह रहे होंगे। ओके यानी यहाँ पे देखिए कि अगर इक्वल डेवलपमेंट की हमें बात करनी है तो हमें पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर पावर शेयरिंग नहीं इट मीन्स दैट कुछ लोग हैं वो पीछे रह रहे हैं, some peoples are lagging behind. ओके if you want equal development of the country वी नीड टू द पावर शेयरिंग, उसके लिए पावर शेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग नहीं होती तो वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, रोज़ कुछ ना कुछ हंगामा होता रहता है। सो फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग। सही तरीके से सरकार को चलाना तो पावर शेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ पावर शेयरिंग इज़ द बेसिक स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इज़ द मोरल रीज़न कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की बेसिक स्पिरिट भी है। डेमोक्रेसी मीन्स the government of the people. In democracy people can choose their government and people can change their government. रियल पावर है वो लोगों के पास होती है और डेमोक्रेसी किसकी गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट है। सो द पीपल शुड हैव द इक्वल एक्सेस, उनके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए और इक्वल राइट्स इक्वल एक्सेस तभी होगा जब हम पावर शेयरिंग करेंगे। ओके सो फॉर ऑल दीज रीजंस वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बना करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप में, राइट अ नोट ऑन द पावर शेयरिंग मॉडल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के पावर शेयरिंग मॉडल है या बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, उसके ऊपर हमें नोट लिखना है। दैट वाज ए क्वाइट सक्सेसफुल। तो वहाँ पे ऐसा क्या किया गया था कि वो जो वायलेंस की तरफ, पार्टीशन की तरफ कंट्री जा रहा था, सब कुछ ठीक हो गया। अभी मोस्ट डेवलप्ड जो नेशन की बात करते हैं हम वर्ल्ड के,
उसमें बेल्जियम का नाम आता है। तो ऐसा क्या किया था, उनका ऐसा मॉडल क्या था, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल्स आर अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन देयर वुड बी अन इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली चीज़ तो उन्होंने ये की, फॉर द पावर शेयरिंग they declared that there would be equal number of ministers from the Dutch and the French community in the central government, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच और फ्रेंच कम्युनिटी है उससे एक बराबर मिनिस्टर होंगे। पावर शेयरिंग होगी ना वहाँ पे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई झगड़ा ही नहीं रहा। सेकंड, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स को काफ़ी सारी पावर ले दी गई, यानी कि मेनी पावर्स वर टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स सो दैट दे कैन रन देयर ओन गवर्नमेंट, की वो अपने गवर्नमेंट को खुद चला सके। भाई पकाओ खाओ, आप मज़े करो, आप एक दूसरे को तो नहीं कह सकते ना इसने गड़बड़ किया। सो मेनी पावर्स वर टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, को उनको दे दी गई। दूसरा तरीका ये अपना है, ये भी पावर शेयरिंग होगी। थर्ड, ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि इन द कैपिटल ब्रुसेल्स दे हैव सेट अप ए सेपरेट गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट टू बोथ द कम्युनिटीज आर हैविंग द इक्वल शेयर इन द गवर्नमेंट में उनका इक्वल शेयर है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है। वहाँ पर भी पावर शेयरिंग कर देगी। देखिए, वहाँ पे मेजोरिटी डच थे, वो मान गए बराबरी के लिए, तो यहाँ पे मेजोरिटी कौन थे, ब्रुसेल्स में, यहाँ पे फ्रेंच थे, तो उनको भी यहाँ पर मानना पड़ा। ओके, इसके साथ साथ एक और सेटअप उन्होंने किया कि देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर कम्युनिटी गवर्नमेंट। वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए भी प्रोविजन किया गया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसको इलेक्ट करते हैं, एंड द डिसीजंस रिगार्डिंग द कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज एटसेट्रा आर टेकन बाय द थर्ड टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। ये थर्ड टाइप की जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेती है। तो इस टाइप से उन्होंने सारी शक्तियों को शेयर कर दिया गया। तो दैट इज़ द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। इट लुक्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट इट इज़ द बेस्ट गारंटी ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट इन द बेल्जियम। बेल्जियम में डेवलपमेंट या पीस की बात करें तो उसकी बेस्ट गारंटी यही है। ओके, तो ये था बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप। थर्ड क्वेश्चन में देखिए कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें हमें बताना है कि पावर शेयरिंग की बात कर ले कि ठीक है भाई ज़रूरी है। ओके, अब की कैसे जा सकती है पावर शेयरिंग। तो हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। मेनली 4 वे हो सकते हैं, 4 मेथड हो सकते हैं पावर शेयरिंग के। सबसे पहला फर्स्ट वन है पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसे कहेंगे। देखिए, पावर शेयरिंग का पहला तरीका है पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के अलग अलग जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनमें पावर शेयरिंग। इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल, यानी कि यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। देखिए, इन इंडिया देर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। फर्स्ट वन इज़ द लेजिस्लेचर, सेकंड वन इज़ द एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज़ द जुडिशरी। 3 है ना, 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। 3 ऑर्गन है। देर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। So power can be shared among the various organs of the government. This is the first way of the power sharing. पहला तरीका ये है। In India, all the 3 organs are having their separate power. यहाँ पे देखिए, लेजिस्लेचर की अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव की अलग पावर है, जुडिशरी की अलग पावर है। तो ये इंडिया में ऐसा है, काफ़ी सारी कंट्रीज में ऐसा है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि पावर शुड नॉट बी गिवन टू द वन ऑर्गन, इट शुड बी गिवन टू द ऑल द ऑर्गन्स, को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। ओके, दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द सिस्टम ऑफ द चेक एंड बैलेंसेस का भी सिस्टम बोलते हैं, कि एक दूसरे को कंट्रोल में भी करके रखते हैं, यानी कि इससे मिसयूज पावर नहीं हो पाती। ओके, सो पहला तरीका है पावर शेयरिंग among the various organ of the government. Power can be shared among the various organ of the government. In India, there are the 3 organs of the government: legislature, executive and judiciary, and the power can be shared among these organs. शेयर की जा सकती है। दिस वन इज़ द फर्स्ट वे ऑफ पावर शेयरिंग। उसके बाद सेकेंड जो तरीका है पावर शेयरिंग का, पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जो अलग अलग लेवल्स हैं उसमें पावर शेयरिंग कर दी जाए। ओके, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ इस टाइप से होता है। इसे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पावर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इन इंडिया देर आर द 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। 3 लेवल है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, एंड ऑल द लेवल्स आर हैविंग देयर ओन पावर्स। उनकी अलग अलग शक्तियाँ हमने डिसाइड की हुई है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द पावर शेयरिंग। दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर शेयरिंग। ओके, ऊपर से नीचे। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, यूएसए में ऐसा है, इंडिया में भी ऐसा है। ओके, उसके बाद थर्ड जो वे है, थर्ड जो मेथड है
पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं उसमें भी पावर शेयरिंग हो सकती है. पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. जो रिलीजियस ग्रुप्स है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, उनमें भी पावर शेयरिंग की जा सकती है. ओके, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो वहाँ पे देखिए कि अलग अलग जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है उनको पावर दे दी गई है. ओके, जो डच स्पीकर है, फ्रेंच स्पीकर है, जर्मन स्पीकर अपनी अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और उसकी उनको पावर दी गई. ओके, सो पावर कैन बी शेयर्ड बिटवीन द वेरियस सोशल ग्रुप और द रिलीजियस और द लिंग्विस्टिक ग्रुप. फॉर एग्जांपल द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ द बेल्जियम, यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे सकते हैं. ये भी एक तरीका हो सकता है. नेक्स्ट फोर्थ है पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स. अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स हैं, मूवमेंट्स हैं, उनके साथ भी जो पावर है वो शेयर की जा सकती है. फॉर एग्जांपल इन इंडिया पीपल आर फ्री टू फॉर्म देयर पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल आर फ्री टू फॉर्म देयर प्रेशर ग्रुप्स, जो यूनियन वगैरह होती है वो बना सकते हैं. पीपल आर फ्री टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं ना. सो दिस इज ऑल्सो ए वे ऑफ द पावर शेयरिंग. ये भी पावर शेयरिंग का तरीका, बिकॉज दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. दे कैन प्रोटेस्ट द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, उसका वो विरोध कर सकते हैं. ये भी तो पावर हो गई ना, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं. ओके, सो दीज आर द 4 वेज ऑफ पावर शेयरिंग. ये 4 तरीके हो सकते हैं सत्ता की साझेदारी के, पावर शेयरिंग के. तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो काफ़ी आसान था, इम्पोर्टेंट है. आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. इसके साथ साथ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो. कहाँ कनेक्ट हो सकते हो? टेलीग्राम के ऊपर भी कनेक्ट हुआ जा सकता है. ओके, ज्योग्राफी ग्रुप चैनल को आप सर्च कर सकते हो. इसके साथ साथ आप कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर भी, और कहीं पर भी आ जाइए. ट्राई करता हूँ कि मैं सबको रिप्लाई दे पाऊँ. जहाँ तक आपके मैथ वर्क की बात है, जहाँ तक आपके सोशल साइंस के सिलेबस की बात है, तो ऑलमोस्ट मैंने पहले ही करवा रखा है. फिर भी कुछ रहता है, जैसे इंग्लिश मीडियम में हमारे कुछ चैप्टर्स, बहुत लिमिटेड से चैप्टर हैं, वो रहते हैं, तो उनको हम कवर कर लेंगे. हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है. आपकी जियो के कुछ चैप्टर्स मैंने पब्लिश नहीं किए, वीडियो पहले ही बन चुकी है. इको और पोल साइंस के कुछ चैप्टर्स की वीडियो पेंडिंग है, वो अवेलेबल करवा देंगे. और कुछ भी चाहिए किसी और सब्जेक्ट में भी, किसी भी टाइप की अगर हेल्प या गाइडेंस की नीड है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.